अच्छा, मुझे जाते जाते ना एक और बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप भी जो है ना मैं सेंटर में ही ऐड कर दूंगी कट करके। अच्छा, मुझे बताना ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया कि जब तुम पे तुम्हारा रिस्क बंद होने लग जाए तो तुम हिजरत कर जाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी रोज़ी रोटी में कमी आ गई है तो तुम एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें रोज़ी रोटी ज़रूर देगा। तो मुझे हिजरत जो है, मुझे मेरे हस्बैंड को हिजरत करने में जो है हमें बरकत मिली, हमें रोज़ी रोटी मिली। और बाकी ये कहानी मैंने आपको आगे जाकर बता दी है, आप वो भी सुन लें ज़रा, ठीक है। तो इस बात को आपने ज़रूर जहन में याद रखना है कि हिजरत करना गुनाह नहीं है, इसमें बरकत है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, आज काफ़ी टाइम के बाद आप मुझे देख रहे हैं, मतलब कि वीडियोस में तो मुझे देख रहे थे, वो सब ओल्ड वीडियोस थी, 4 साल पुरानी थी। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी पे आपको मैंने अपनी एल्बम दिखाई थी। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 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 वीडियो भी शेयर करें, और वीडियोस मेरे पास थी। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मुझे छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो मिले, लेकिन वो जो छोटे क्लिप थे वो मेरे भाई के लैपटॉप में थे। और उसके बाद जी वो उसकी जो लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद जी जो मेरे पास वीडियो थी उसके अंदर से जी मैंने क्लिप निकाले, उसको एडिट किया, और बहुत मेहनत का काम था, बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं कि मैंने पहले एडिट करके रख लिए थे उसके बाद मैंने आपको दिखाए। जिस दिन मैंने मेहंदी का वीडियो आपके साथ शेयर की उस दिन मैंने वो वाली वीडियो एडिट की, जिस दिन मैंने बारात की उस दिन मैंने एडिट की। तो मेरा ऐसे ही होता है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रोज़ के रोज़ नई वीडियो ही आप सबके साथ लेकर आऊँ। आप सबने बहुत पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यकीन करें कि मुझे 1000 2000 जो कमेंट्स थे, मैंने एक एक कमेंट रीड किया, और उन कमेंट्स को रीड करने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप सबका शुक्रिया, क्योंकि ये खुशी जो है आप सब ने मुझे दी इन 2-3 दिनों में। मैं उम्मीद करूँगी आप सबसे कि आप सब आगे भी इसी तरह ही मुझे इज़्ज़त दें, इतना प्यार दें जो कि आपने मुझे इन 3 दिनों में दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बात करने के लिए आई हूँ वो बात ये है, इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन मैं 3-4 वीडियोस बना के लगा तो चुकी हूँ, लेकिन इस तरह मैं फेस के साथ अभी तक नहीं आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज फेस के साथ ही आऊँ, वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कहते हैं कभी कभी जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, आपका फेस बता देता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फेस रीडिंग जानते हैं। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऐसे ही बैठकर वीडियो बनाती हूँ, आपको कुछ अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया कि इतनी तारीफ़ कर रही हो आप अपने ससुराल की, कि वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त मिली। तो स्वीटी, तुम क्यों नहीं रह सकी अपने ससुराल? तुम क्यों नहीं वहाँ पे रही? तुम क्यों अपने मायके में वापस आ गई? जी, आपका ये हक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रही। जब मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ बता रही हूँ तो मुझे ये सब बातें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने ससुराल 2-2.5 साल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बाहर गए थे, तब भी मैं अकेली रही, उनके बगैर मैंने जो है टाइम वहाँ पे गुजारा था। ये नहीं था कि मुझे वापस जाना है अपने पेरेंट्स के पास, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनके बगैर भी जो है, सॉरी मैं बाल भी साथ साथ जो है ना ठीक कर रही हूँ, वो ना ख़राब हो जाते हैं मेरे बाल। हाँ हाँ, मैं साथ साथ बात भी करती हूँ आपके साथ। ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी? मैं यहाँ पे थी कि हस्बैंड जो हैं वो भी बाहर गए, मैं उनके बगैर भी रही और ससुराल में ही रही। और क्योंकि मेरे हस्बैंड रशिया में होते थे और वहाँ पे स्टडी के लिए गए हुए थे,
और जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट हुई, शादी के 2 साल जो है मैंने अपने हस्बैंड की बग़ैर जॉब के जो है उनके गुजारे। वो मेरे हाथ में पैसे नहीं रखते थे। मतलब कि एक होता है ना मियाँ बीवी का जो एक सेटअप होता है, बीवी के हाथ में जब तक अपने हस्बैंड की कमाई ना आए तो वो खुश नहीं होती, लेकिन मैंने इसके बगैर 2 साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सास ससुर ने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मेरी ख्वाहिशात पूरी की, मुझे जो चाहिए होता था उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता था और वो चीज़ मेरे आगे आ जाती थी। मुझे कपड़े बना कर देते थे, मुझे मतलब कि मेरी हर ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया, जिससे मुझे कभी गिला ही नहीं हुआ अपने हस्बैंड से कि आपने मुझे ये नहीं लेके दिया, वो नहीं खिलाया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि मेरी कज़न की शादी थी, मैं लाहौर आ गई और शादी के लिए आई थी और मैं चंद कपड़े लेकर आई थी सिर्फ शादी के। ये बात है 2020 की, हाँ ये बात है। और जनवरी में जो है मैं लाहौर आई थी अपनी कज़न की शादी के लिए। और हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं वापस जाने लगी तो लॉकडाउन लग गया। जैली इधर हूँ मैं, इधर आ जाओ जैली, इधर हूँ। तो हाँ, मेरी कज़न की शादी थी, वो मैं गुजारने के लिए यहाँ पे लाहौर आई थी और 10-15 दिन के लिए मैं आई थी। बहुत से मेरे व्यूवर्स को पता भी है, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो मुझे जानते हैं, और जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो जब मैं शादी यहाँ पे स्पेंड वो क्या बोलेंगे, जब मैं शादी यहाँ पे गुजारने के लिए आई थी तो हुआ कुछ यूँ था कि लॉकडाउन लग गया और सारे रास्ते बंद हो गए। हम वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास जाने के लिए, ना हम प्लेन पे जा सकते थे, ना हम ट्रेन पे जा सकते थे, ना हम बाय रोड जा सकते थे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, पूरी दुनिया के हालात ख़राब थे, सिर्फ लाहौर हैदराबाद के नहीं, पूरी दुनिया के ख़राब थे। तो मैं अपने मम्मा पापा की तरफ थी। मम्मा पापा ने मुझे कहा कि ये जो ड्राइंग रूम है इसको तुम अपना बेडरूम बना लो जब तक तुम यहाँ पे हो। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कभी तुम किसी रूम में सो, कभी तुम किसी रूम में, जब तक हो यहाँ पे रहो। तो तुम्हारी कौन सी औलाद है, अभी अल्लाह पाक तुम्हें भी औलाद दे। तुम हस्बैंड वाइफ ही तो हो, कौन सा तुम हम पे बोझ हो, तो अभी तुम यहीं पे ही रहो। मैं अपने मम्मा पापा के पास तकरीबन 2-3 महीने अभी रही थी। लॉकडाउन लगा हुआ था और मुझे रोज़ होता था यार जाना है जाना है जाना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो पैसे थे, जो मैंने पैसे सेव किए हुए थे, कभी मेरे ससुर ने मुझे देने, कभी मेरी सास ने मुझे देने, वो भी इस तरह से, कभी कोई अच्छा खाना पका लेना तो उन्होंने इनाम के तौर पे दे देने, या कभी वैसे ही कोई त्यौहार आना उस मौके पे दे देने। तो मैंने वो पैसे जो जोड़े हुए थे वो, और बाकी मेरे ससुराल में बच्चे थे, नेबर्स के कुछ बच्चे थे जिनको मैं ट्यूशन देने लग गई थी, तो माशाल्लाह वहाँ से भी मैं अर्न करने लग गई थी, फारिग थी इसलिए। और वो भी पैसे मैंने काफ़ी अपने पास सेव किए हुए थे। आहिस्ता 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 वो पैसे ख़त्म होने लग गए। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो मैं परेशान हो गई कि यार मैं किससे पैसे मांगूँ। मेरी मेरी अना नहीं ये कहेगी कि मैं अपने माँ बाप से पैसे मांगूँ, या मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने माँ बाप से पैसे मांगो। वो क्या सोचेंगे कि लड़की अपने माँ बाप के घर गई हुई और बेटा हमसे पैसे मांग रहा है। चलो खैर, 1-2 दफ़ा अम्मी अब्बू ने हमें पैसे दिए भी, ये नहीं कि नहीं दिए, उन्होंने दिए भी। और खाना पीना तो हम घर से ही खा रहे थे, और घूमना फिरना ये होता था, मेरी बहन आती थी, हम सैटरडे नाइट संडे हम घूमते थे फिरते थे, इस तरह से हमारा गुजारा हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई, इतना ज़्यादा मैं परेशान रहने लग गई कि या अल्लाह पाक अब क्या होगा। मैं कब तक अपने माँ बाप के घर पे बैठी रहूँगी। मेरे मम्मा पापा तो कभी भी नहीं मुझे कहेंगे कि यहाँ से जाओ, क्यों हमारे सर पे आकर बैठी हो। क्योंकि किसी का भी माँ बाप अमीर हो, माँ बाप गरीब हो, माँ बाप मिडिल क्लास हो, अपनी बेटी को कभी भी नहीं कहता कि यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं आओ। मेरे मम्मा पापा ने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा, और वो यही कहते थे कि बस ये जो बेडरूम है इसको आप अपने तरीके से डेकोरेट कर लो, आपने यहाँ पे रहना है, कोई मसला नहीं। कुदरत अल्लाह की, हाँ, मेरे हस्बैंड को तो नहीं पता लाहौर में कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे है, कहाँ जॉब अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना। तो मैंने अपने हस्बैंड की सीवी जो है ड्रॉप की इंटरनेट पे। मुझे सीवी ड्रॉप करना भी नहीं आता था, मैंने खुद ही पहले सर्च किया, सीखा तरीका। ये पूरी रात पबजी मोबाइल में खेल रहे होते थे, कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, जिसे कहते हैं ना फिक्र ना फाका ऐशकर काका। तो मैंने जब सीवी ड्रॉप की तो इनको पहली कॉल आई सवात से, फेब के महीने में इनको, हाँ, पहली कॉल आई थी सवात से। जब इनको सवात से कॉल आई थी तो उन्होंने इनको रख लिया जॉब पे, ये गए।
इन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा और मैं कहने लग गई यार मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन मैं सवात में नहीं रह सकती, आप प्लीज़ सवात नहीं जाओ, सवात नहीं जाओ, वहाँ बहुत सर्दी होती है, हम वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जा सकते हैं, हम वहाँ पे मुसलसल नहीं रह सकते। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, रोजी रोटी लगना वो काफ़ी जो है ना वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सब आज से होकर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार वहाँ पे बहुत सर्दी है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे तुम नहीं एडजस्ट हो सकती। उसके बाद जी इनको सेकंड कॉल आई चकवाल से। फिर मैंने कहा नहीं मुझे चकवाल नहीं जाना, मुझे चकवाल नहीं जाना, मैंने लाहौर में देख लो, हैदराबाद चलो वहीं चलते हैं। चकवाल वाले तकरीबन 3 महीने तक इनको कहते रहे कि आप आएँ हमारे यहाँ पे जॉब करें, और वो जॉब थी लेक्चरार की। उसके बाद जी क्या हुआ कि मैंने ज़िद पकड़ ली कि मैंने वापस हैदराबाद जाना, मुझे हैदराबाद जाना। अच्छा जी अब इन्होंने ना अच्छा मैंने ना उससे पहले लाहौर के काफ़ी हॉस्पिटल्स में इनकी सीवी जो है ड्रॉप कर दी हुई थी। मैंने ज़िद पकड़ ली, सुबह सुबह मैं उठी और मैंने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे मेरे ससुराल जाना है, आप उठो, अब यहाँ पे बैठ गए हो। ये मैं इनको ना कोसने लग गई कि शर्म आनी चाहिए, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुंह उठा के हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, ये है तो वो है, कहाँ से खाएंगे, क्यों खा रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर क्यों बैठ गई हूँ, रिश्तेदार बातें करेंगे, हमसाई बातें करेंगे कि इनकी बेटी ससुराल में बस नहीं सकी जो यहाँ पे आके बैठ गई है। ऐसी बहुत सी बातें जहन में चलने लग गई थी। फिर मेरे फिर मेरे हस्बैंड को कॉल आती है बहरिया टाउन हॉस्पिटल से। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का होता है इंटरव्यू और 15 बॉयज़ में से 10 बॉयज़ उन्होंने सेलेक्ट किए। जब 10 बॉयज़ उन्होंने सेलेक्ट किए और उसमें से एक मेरे हस्बैंड भी थे। 10 में से फिर जो है उनका टेस्ट होना था और उसमें से 5 बॉयज़ सेलेक्ट किए जिसमें मेरे हस्बैंड का नाम भी था। 5 में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 बॉयज़ रखने थे, जिसमें फर्स्ट पे मेरे हस्बैंड आए और जब मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू होना था तो उन्होंने कहा कि आपका पेपर गुम गया है। मेरे हस्बैंड को बहुत दुख हुआ, उन्होंने शायद सिंध का लड़का करके हैदराबाद का करके इनको इग्नोर किया और 2-2 घंटे 3-3 घंटे धूप में ये वेट करते थे कि अभी मेरी बारी आएगी, मुझे बुलाएंगे। मैंने ये भी जिक्र अपनी पुरानी वीडियोस में किया है, आप अगर मेरी 2 साल पहले वाली वीडियोस में जाकर देखेंगे तो आपको मिलेंगी। उसके बाद जी क्या हुआ कि जब बहरिया से भी ना आया, मैं और ज़्यादा मायूस हो गई कि नहीं यार हाँ हम हैदराबाद ही चलते हैं, वहाँ अब्बू को बोलेंगे कुछ ना कुछ करें। और हैदराबाद में जो जॉब मिलती भी थी उसके लिए कहते थे कि 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, और उसकी भी कोई वारंटी नहीं कहते थे। वो कहते थे पता नहीं मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ना से, क्योंकि सिंध साइड पे ऐसा है कि वहाँ पे डिग्री नहीं देखी जाती, वहाँ पे पैसा देखा जाता है, पैसा देख कर जॉब मिलती है। बहुत बहुत कम होते हैं लकी लोग जिनको उनकी काबिलियत पे जॉब मिलती है, वरना ज़्यादातर वहाँ पे पैसा देकर मिलती है। सॉरी मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रही, कोई मुझे ये ना बोले कि तुमने ये बात क्यों बोली है, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मैं और किसी के बारे में नहीं बता रही। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मैं बहुत ज़्यादा मायूस रहने लग गई कि ये लाइफ कैसी है। मेरी शादी हो गई, अब तक मैंने अपने हावन की कमाई अपने हाथों में नहीं देखी। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हुई थी, तब मेरी व्लॉगिंग चल रही थी और तब मेरे जहन में ये भी नहीं था कि यहाँ से अर्निंग होगी, ये है, बस ये था चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद जी क्या हुआ कि मैंने जब जिद पकड़ ली कि मुझे अब वाकई हैदराबाद जाना है, जो मर्ज़ी कर लो, मेरे हस्बैंड ने कॉल की और उन्होंने कहा जी 35,000 जो है हम आपको बाय रोड लेकर जाएंगे, आपके साथ 3 बंदे और होंगे गाड़ी में, पता नहीं करोला थी कौन सी थी, 3 बंदे और होंगे, वो भी 3 बॉयज़ हैं, एक आप होंगे, एक ड्राइवर होगा और एक आपकी वाइफ होंगी। ज़ईम ने कहा स्वीटी कैसे बैठेंगे? मैंने कहा बस जैसे भी बैठ जाएंगे, मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊंगी, आप पीछे फंस फंसा के बैठ जाना, मुझे जाना है, मुझे जाना है। हमने कहा ठीक है, हम आपको ना भी पैसे सेंड कर देते हैं और कल की आप जो है ना बुकिंग हमारी रख लें। ये कह के भी हम हटे ही हैं कि मेरे हस्बैंड को लाहौर एक हॉस्पिटल है वहाँ से कॉल आई। उन्होंने कहा कि जी आप अभी आए इंटरव्यू के लिए। वो दिन था 5 अप्रैल का और उन्होंने मेरे हस्बैंड को जॉब पे रख लिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो एक टारगेट हम सैलरी का बना के बैठे हुए थे ना, उससे हमें डबल सैलरी पे वो मिली जॉब। हमने फ़ौरन अब्बू को कॉल की, मतलब कि मेरे जो सिस्टर हैं उनको कॉल की कि अब्बू ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा
कोई ज़रूरत नहीं हैदराबाद आने की, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, तुम 6-7 साल यूरोप में भी रह कर आए हो, हमारे बगैर तुम रहे हो। ज़िंदगी तुमने अपनी बीवी के साथ गुजारनी है। तुम खुश, तुम्हारी बीवी खुश, हम लोग खुश। अगर तुम लोग खुश नहीं तो हम लोग भी खुश नहीं रह सकते। तो बेटा लिहाजा जहाँ पे तुम्हारी रोजी रोटी है तुम वहीं पे ही रहो। घर का मसला है, अभी चंद महीने अगर रहना चाहते हो अपने इन लॉज में तो रह लो, नहीं तो बताओ हम कोई रेंट के घर का अरेंज कर देते हैं, तुम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे एडजस्ट कर लो, हम पूरा एक सेटअप बना देंगे। मैंने कहा जी हम रेंट के घर पे जाएंगे, हम अपनी सैलरी में से रेंट भी निकाल सकते हैं, ग्रॉसरी भी निकाल सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं, हम जाएंगे। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि देखो भी तुम्हारी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हें खैर का वक्त लाए, तुम्हें अल्लाह पाक औलाद दे, बेहतर यही है कि तुम अभी जितना सेव कर सकती हो यहाँ पे बैठ के तुम सेव करो। मैंने सोचा कि मम्मा पापा कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, जितना मैं अभी यहाँ पे बैठ के जोड़ सकती हूँ अपने फ्यूचर के लिए उतना ही बेहतर है मेरे लिए। मैंने मम्मा पापा के घर बैठ के टाइम गुजारा, लेकिन आपको पता है जो मर्द होते हैं उनकी जो एक अना होती है वो उसको लेकर चलते हैं। फिर ये होता था कि मैं मम्मा पापा की तरफ थी ग्रॉसरी में और छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपने मम्मा पापा के साथ करती थी, यानी कि हेल्प कर देना कि नहीं, वो मेरे से लड़ाई करते थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी ग्रॉसरी करके आ जाती थी, या इस तरह से फ्रूट ले आए, मीट ले आए, इस तरह की हम चीज़ें करते रहते थे, यानी कि उनके ऊपर हम बोझ नहीं बने। उसके बाद जी क्या हुआ कि हाँ, अल्लाह पाक ने हमें गाड़ी दे दी, हमने गाड़ी निकलवा ली और ये हमारी कामयाबी का पहला स्टेप था। और एक से 1.5 साल में वहाँ पे रही हूँ और ये लास्ट ईयर अगस्त में मैंने प्लान किया कि जब मेरे भाई का जो है रिश्ता हुआ था अपनी शबाना की बेटी के साथ, तो मैंने सोच लिया था कि नहीं अब मेरे भाई का खैर से रिश्ता होने लगा है और एक लड़की ससुराल से आकर यहाँ मायके में बैठ जाए तो आने वाली लड़की के लिए एक बहुत परेशानी की बात होती है। और आपी शबाना ऐसी नहीं है, उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं, ना सवाल किया ना पूछा, लेकिन मेरे जहन में एक बात थी कि भाई की शादी होने वाली है खैर से, तो मुझे अभी ही सेपरेट हो जाना चाहिए। मैं अगर एंड टाइम पे सेपरेट होंगी तो शायद सब सोचेंगे कि ऐसी भी क्या बात थी जो अभी सेपरेट हो गई, ऐसा क्या मसला था ये तो उसके बाद जी मैं ये अगस्त के महीने में जो है फिर मैं इस घर में शिफ्ट हो गई और खैर से मैंने इस घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे ली। और अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपना घर दे मुझे, मेरे हस्बैंड को। और मैं लास्ट ईयर भी अपने इन लॉज के पास गई थी मिलने के लिए, वो लोग भी आए थे। जिस दिन मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ उसके 5 to 6 डेज़ के बाद मेरे सासू सर आए थे मेरे घर पे। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने निकाला था या मैं उनकी केयर नहीं कर सकी या मैं उनके साथ रह नहीं सकी। मेरे सास ससुर के साथ मेरा रवैया कैसा है वो आपको मेरे 6 months ओल्ड व्लॉग्स में नज़र आ जाएगा जब वो मेरी तरफ आए थे। इसके अलावा मेरे ससुराल में जब जितना भी मैं टाइम रही हूँ मेरी किसी के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई, तू मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने बहुत अच्छा मैंने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। और ये थी जी मेरी वो कहानी कि जी मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। मतलब कि आप लोगों के जहन में इतनी नेगेटिविटी है कि शर्म करो, किसी का बेटा लेके लाहौर आ गई हो, अब तुम्हारा भाई भी हैदराबाद जाए। तो देखिए मेरा भाई हैदराबाद तब जाए जब उसको वहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए या उसका वहाँ पे बहुत अच्छा एक बिजनेस सेट हो जाए तो जाए, ठीक है। मेरे हस्बैंड को हैदराबाद में जॉब नहीं मिली तो वो यहाँ पे आ गए। आपको उन लड़कों के बारे में क्या ख्याल है जो आउट ऑफ कंट्री अपनी बीवियों को लेकर बैठे हैं, जो वहाँ पे बैठकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे वहाँ से पैसे भेजते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? आप लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों सोचते हैं किसी के बारे में? हम अपने डेली रूटीन का 10 से 15 मिनट जो है आपको दिखाते हैं और आप उसी में ही इतना कुछ सोचकर बैठ जाते हैं अपने जहनों से। आप नेगेटिव आप मतलब कि आप पॉजिटिव सोच क्यों नहीं रखते, आप किसी के बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? आपके जहन में यही क्यों होता है कि ये माँ बाप के घर पे है तो लगता है ससुराल वालों ने धिक्के देकर निकाल दिया। तो देखिए मेरे चैनल को इस टाइम 99% जो है लेडीज़ वॉच कर रही हैं, क्योंकि जो रेटिंग आ रही होती है जो यूट्यूब बताता है वो यही बताता है कि आपके चैनल को इस टाइम 99% जो है लेडीज़ वॉच कर रही हैं। तो वो बात ठीक है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही होती है जो दूसरी औरत को ऐसी कड़वी बातें बोल बोल कर इतना करवा कर जाती है कि फिर वो अपने मुंह से करवाहट बोलने लग जाती है। तो कोशिश किया करें कि लोगों के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले और ऐसे अल्फाज मुंह से निकालें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। और मैंने आपको अपनी शादी से लेकर अब तक का जो सफ़र था मैंने आपको वो दिखाया है, बताया है
कि मैं लाहौर क्यों आई थी। और फर्स्ट सैलरी जब मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में रखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सब कुछ मिल गया है। वो जो फीलिंग्स थी, वो खुशी थी जो कि मैंने 2-2.5 साल बग़ैर तनख्वाह के अपने हस्बैंड की सैलरी के जो मैंने गुजारे, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे थे। मुझे इंतज़ार रहता था कि कब मेरे हस्बैंड की जॉब होगी, कब मुझे पैसे देंगे, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी मेरे ससुराल वालों ने। और ये थी मेरी कहानी। इसमें आपको कहीं पे भी सच्चाई ना लगे तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।